Good morning, Pooja. Good morning. Good morning, everyone. चलिए, सो एक सेकंड है ना. चलिए, सो विदाउट गेटिंग डिले लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास. आज की जो हमारी क्लास है वो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारी स्लाइड आप देख लीजिए. आई एम फाइन है ना. आई एम फाइन. आई एम हैविंग लिटिल बिट कोल्ड प्रॉब्लम. सर्दी हवा थोड़ा सा मौसम बदलते रहता है, बाकी फाइन. और दिसंबर 2023 आपका ये बैच है और आप बिल्कुल इसकी तैयारी में लगे रहो, है ना. ये सारी फैसिलिटीज बहुत कम से कम फी में आपको हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है. और उसके बाद में आ, ये कोड है DISENG10. और ये कोड यदि यूज करते हैं और कोई व्यक्ति, इफ यू परचेस अवर कोर्स देन दिस बेनिफिट कैन बी टेकन. और कौन है जुड़ा हुआ? तीन यहाँ पर वो फोर. ओके, सी. तो हम लोगों ने कल जो देखा था वो है रिसर्च यूनिट 10 हमने शुरू करी है. बहुत छोटी यूनिट है, इसको हम क्विकली इसको कंप्लीट करेंगे. गुड मॉर्निंग. हाँ, रिसर्च मेथड्स एंड मटेरियल्स इन इंग्लिश. तो उसमें हमने देखा रिसर्च क्या होता है. मैंने आपसे बताया था कि री और सर्च, रिसर्च दो शब्दों से मिलकर बना है. री प्लस सर्च. री का मतलब क्या देखा था हमने? री का मतलब अगेन, और सर्च यानी पहले से कोई चीज सर्च यानी खोज. तो पहले से कोई चीज खोजी हुई है. ये देखिए, रिसर्च जो है दो वर्ड से मिलकर बना है, री और सर्च. यानी सर्च ऑलरेडी कोई चीज पहले से सर्च है, उसको फिर से क्या करना है? री करना है, अगेन सर्च करना है, रिसर्च करना है, ठीक है. तो ये सारी लेकिन जो रिसर्च कैसी होती है, बहुत सिस्टमेटिक होती है ना. उसको बहुत ही ऑब्जर्व तरीके से, बहुत ही कंट्रोल्ड वे में किया जाता है, वो रिसर्च होती है. ये हम देख चुके हैं, ठीक है. इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड हम देख चुके हैं. इंडक्टिव मेथड में क्या होता है? एनालिसिस करते हैं, ऑलरेडी कोई ऑब्जर्व्ड इवेंट है. और डिडक्टिव मेथड में वेरीफाई करते हैं ऑब्जर्व्ड इवेंट को. ये हमने कल देखा था, ठीक है. और एनालिसिस हमेशा क्वालिटेटिव रिसर्च का होता है. क्वालिटेटिव रिसर्च का मतलब जैसे मैंने आपको बताया था, लिटरेचर है, इन इंग्लिश लिटरेचर है. तो इंग्लिश लिटरेचर को जो है आप देख सकते हैं, इसको गिन नहीं सकते, मेजर नहीं. कोई भी साहित्य ले लो, हिंदी ले लो, संस्कृत ले लो, कोई भी साहित्य ऐसा जो पार्ट है ना, उसको हम गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते. क्वालिटेटिव रिसर्च होती है और उसमें हमेशा इंडक्टिव मेथड यूज होती है. ये बिल्कुल ध्यान रखना है, भूलना नहीं है. क्वांटिटेटिव रिसर्च जैसे मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, या जो जिसमें एक मेजरमेंट होता है, फिक्स मेजरमेंट होता है लेबोरेटरी में, जिसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है. क्वांटिटेटिव रिसर्च है, साइंटिफिक जो रिसर्च होती है. तो उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, हम लोग को डाटा वेरीफाई करना होता है. उसमें क्या करना है? तो ये वेरीफाई होता है डिडक्टिव मेथड से, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में, है ना. ये देखिए, क्वांटिटेटिव और ये क्वालिटेटिव, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है. कल हम ये देख चुके हैं. रिसर्च इज कंडक्टेड विद पर्पस. ये कुछ पर्पस है हमारे. क्या क्या पर्पस थे? आइडेंटिफाई पोटेंशियल एंड न्यू कस्टमर्स, अंडरस्टैंड एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, सेट pragmatic गोल्स, develop productive market strategies, address business challenges, put together a business expansion plan, identify new business opportunities, है ना. और ये सारे कैरेक्टर्स हमने ये देख चुके हैं. क्या क्या कैरेक्टर्स हैं? सिस्टमेटिक अप्रोच होती है इसकी, ठीक है. और एनालिसिस जो होता है वो लॉजिकल रीजनिंग के आधार पर. देखिए, पहला तो ये है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है रिसर्च की, कि रिसर्च हमेशा सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ में बढ़ता है. दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि लॉजिकल रीजनिंग पे. ऐसा नहीं कि आपने भावनाओं में आके, इमोशंस में आके आपने कुछ भी लिखा, है ना, आपने कुछ भी सर्च किया, नहीं. यहाँ पर जो लॉजिक्स है, जो डाटा आपके पास अवेलेबल होता है, उसी के आधार पर आपको कंक्लूजन ड्रा करना होता है. रिसर्च में उसी के आधार पर कंक्लूजन ड्रा करना होता है, ये आपको ध्यान रखना है. वो डिडक्टिव मेथड से हो सकता है, इंडक्टिव से. फिर रियल टाइम डाटा नॉलेज जो होता है वो बहुत ही एक्चुअल ऑब्जर्वेशन से लिया जाता है. यहाँ पर ये ध्यान रखना. और नेचुरल सेटिंग्स, है ना, एक्चुअल ऑब्जर्वेशन लिया जाता है. कहने का मतलब ये है कि जो आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं उसमें किसी प्रकार का कोई काल्पनिक या कल्पनाओं, है ना, मतलब आपने मन से कुछ भी कंक्लूजन ड्रा कर लिया, ऐसा नहीं है. रियल टाइम डाटा, रियल टाइम डाटा यानी जो अभी है उसी को. ऐसा नहीं कि 2 महीने पे, 2 साल पहले ये था, 20 साल पहले, है ना. आप उसके आधार पे भी अगर आप कर रहे हैं
तो वर्तमान में जो आपके पास में डाटा है उसको लेकर के आप करेंगे। ठीक है, तो रियल टाइम डाटा होना चाहिए, गहराई में हम इसका अध्ययन करते हैं, है ना, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। और क्या क्या है यहाँ पर देखिए, इट क्रिएट्स अ पाथ फॉर जनरेटिंग न्यू क्वेश्चंस, है ना। बिल्कुल, रिसर्च क्या करती है कि नए क्वेश्चंस का रास्ता बनाती है, ये जनरेट करती है नए नए क्वेश्चंस का रास्ता। ठीक है, और इसमें जो एग्जिस्टिंग डाटा होता है वो मदद करता है, और उससे क्या होता है, मोर अपॉर्चुनिटीज, यानी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है। उसके बाद में इट इज एनालिटिकल, है ना, एनालिसिस कर सकते हैं, ये बिल्कुल हम देख सकते हैं। एक्यूरेसी इसकी बड़ी एक ये है, रिसर्च की सबसे बड़ी बात ये है कि एक्यूरेसी होती है, यहाँ पर एक्यूरेसी होना चाहिए, विदाउट एक्यूरेसी यू कैन नॉट, है ना। तो एक्यूरेसी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, और उसके बाद में आप देख सकते हैं, ठीक, अच्छा आइए, और ये कुछ पर्पस और प्लस इसके ये देख सकते हैं, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है। उसके बाद में हमने देखा है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, डिस्क्राइब करना, और फिर उसके बाद में है एक्सप्लानेटरी रिसर्च है ना। स्टेप, अब जो नया टॉपिक है वो है स्टेप्स इन कंडक्टिंग रिसर्च इन इंग्लिश। स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। आपको बहुत ये सारा कंटेंट जो है पीएचडी में भी चलता है, जहाँ पे आप लोग रिसर्च करते हैं, तो ये सारी चीजें आपको रिसर्च में काम आने वाली है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई एम टेलिंग यू स्टूडेंट, इफ यू गो फॉर पीएचडी रिसर्च वर्क, देन देयर इज अ कोर्स वर्क फॉर 6 month, है ना। There is a course for 6 months, and if you join 6 month course, then these research paper you have to be study. You will be taught. You have to study. So understand some points I'm giving you here. Steps in conducting the research in English. You know, when you have to take any step to conduct any research, especially in English, there are some certain steps. It is a common steps, universal steps. Whatever you are going to research, there are some common steps which are very very necessary, and one more thing that should be followed from the beginning, that should be followed from the you can say simultaneously, or you can say proper arrangement, ये in a proper order, that है ना, these steps should be followed from proper order। ये ध्यान रखना कैसे, पहली स्टेप, वेरी फर्स्ट स्टेप, है ना, ये हमेशा फर्स्ट रहेगी, ये ध्यान रखना, दैट इज आई एम टेलिंग यू, इट इज वी हैव टू फॉलो द प्रॉपर ऑर्डर मैनर, है ना। ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, व्हेन यू वांट टू गो फॉर रिसर्च, जब आपको रिसर्च के लिए जाना है किसी टॉपिक के लिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा रिसर्च में, ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है ना। आपको मान ले 4 या 5 आपको स्टेप्स दे दी और कह दिया कि इनको क्रम से जमाइए, है ना, अरेंज इट इन अ प्रॉपर मैनर या जैसा भी। तो स्टूडेंट, पहली हमारी स्टेप होती है, हम क्या करते हैं, रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफिकेशन। स्टूडेंट, जब तक हमारी रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं होगी, हम कैसे आगे बढ़ेंगे रिसर्च में, इट इज नॉट पॉसिबल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई रिसर्च प्रॉब्लम। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। ठीक है, one thing I want please confirm me, audio, video, voice, everything is fine? Everything is fine? चलिए, सी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आइडेंटिफाई रिसर्च प्रॉब्लम। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, मतलब जैसे कोई भी रिसर्च प्रॉब्लम का मतलब यहाँ पर यह है कि आप क्या, किस टाइटल पे आप वर्क करने वाले हैं, यानी आपने कोई किस टाइटल पर, मान लिया आपने कोई राइटर लिया, है ना, मान लिया आपने कोई राइटर ले लिया, महेश दत्तानी ले लिया आपने, ठीक है, या आपने शशि देश पांडे ले लिया, कोई भी एक टाइट आपने लिया, उनके कुछ वर्क ले लिया, और उस वर्क में से आप कुछ ढूंढना चाहते हैं, कुछ रिसर्च करना चाहते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या है, पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम करना पड़ेगा। पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, आपको पहले रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। पहली स्टेप समझ में आ गया, ये याद रखना। नेक्स्ट, लिटरेचर रिव्यू। ये पॉइंट सारे समझना है आपको, लिटरेचर रिव्यू। 1 सेकंड, 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 1
अच्छा, ऋतुराज नहीं जुड़े क्या आज? चलिए, लिटरेचर रिव्यू में क्या हो रहा है देखिए, यानी जो रिसर्च प्रॉब्लम आपने चुनी है, व्हाट एवर रिसर्च प्रॉब्लम यू हैव सिलेक्टेड, उस ऐसा तो ना हो कि कोई रिसर्च रिपीट हो रही हो, ऐसा ना हो कि कोई रिसर्च रिपीट हो। तो जो रिसर्च प्रॉब्लम है, उस रिसर्च प्रॉब्लम के ऊपर क्या क्या, या उससे आसपास, उसके आसपास, है ना, उसके आसपास कितना कुछ वर्क हो चुका है, कितना कुछ, ठीक है, इतना कुछ वर्क हो चुका है, वो आपको देखना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या कहा जाता है, लिटरेचर रिव्यू होता है बेटा। ये जो आपको ध्यान रखना है, ये पीएचडी के लिए आप जाते हैं, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, लिटरेचर रिव्यू को कहते हैं, यानी कि उस पर्टिकुलर एरिया में जो आपकी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम से मिलता जुलता कितना रिसर्च हो चुका है, हाउ मच रिसर्च हैव बीन डन ओवर द रिसर्च प्रॉब्लम विच यू हैव, विच यू आर गोइंग टू फॉलो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इसमें ये इसको बोलते हैं लिटरेचर रिव्यू। आपको उसके लिए क्या होता है, रिसर्च पेपर होते हैं, पब्लिश होते हैं, वो पढ़ना होती है, रिसर्च थीसिस होती है अलग अलग साइट पे आपकी, है ना, उसको पढ़ना होता है। तो उसके माध्यम से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारी जो रिसर्च है वो यूनिक होना चाहिए, यानी रिपीटेटिव नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है, यस और नो? ठीक है, समझ में आ रहा है, यस और नो? तो ये है लिटरेचर रिव्यू, है ना। फिर उसके बाद में उससे मिलता जुलता जो भी लिटरेचर रिव्यू होता है, हाँ, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड, वो दो तरीके से आपको लिटरेचर रिव्यू करना होता है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि क्या मतलब प्रॉब्लम है एक्चुअल में, और कई बार रिसर्च पेपर होते हैं उस प्रॉब्लम के ऊपर, उससे मिलते जुलते, तो हमें आसानी होती है हमारी प्रॉब्लम को। ओके, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो लिटरेचर रिव्यू होता है ये। दूसरा क्या है, स्पेसिफाइंग द पर्पस ऑफ रिसर्च। स्टूडेंट, ये सारी स्टेप को आपको इसी सीक्वेंस में याद रखना है। दूसरा जो हमारा स्टेप है, क्या है, स्पेसिफाइंग द पर्पस ऑफ रिसर्च क्लियरली। यू शुड बी वेरी क्लियर, you should be very clear, there should be a particular purpose of research, there should be a particular purpose of research। ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर क्या, स्पेसिफाइंग द पर्पस ऑफ रिसर्च, आपको रिसर्च का पर्पस स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, स्पेसिफाइंग द पर्पस ऑफ रिसर्च। चलिए, अब यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट है डिटरमाइन स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चन। ये देखिए, पहले क्या किया हमने, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया। दूसरा, हमने लिटरेचर रिव्यू भी कर लिया, लिटरेचर यानी उससे मिलता जुलता जो साहित्य है लिखा है उसका रिव्यू कर लिया हमने। ऐसा तो नहीं कि हमारा टॉपिक रिपीटेटिव हो रहा हो। दूसरा ये है कि स्पेसिफाइंग द पर्पस ऑफ रिसर्च, यानी जो हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस क्या है, वो हम स्पेसिफाई करते हैं। तीसरा है डिटरमाइन स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चन। ये देखिए, रिसर्च क्वेश्चन भी करना है, कुछ ऐसे पैरा में कुछ मतलब मॉडल क्वेश्चन हमको क्रिएट करना है, कुछ मॉडल क्वेश्चन लेके जिसके आधार पे हमें रिसर्च को लेकर आगे बढ़ना है। तो डिटरमाइन स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चन, हमें जो है रिसर्च क्वेश्चन को डिटरमाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है चौथी स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप है हमारी स्पेसिफिकेशन ऑफ अ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। स्पेसिफिकेशन ऑफ अ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, ये देखिए, यानी जो हमारा स्पेसिफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का मतलब है कि हम किस कॉन्सेप्ट के आधार पर, किस मेथड के आधार पर हम आगे बढ़ने वाले हैं। दैट इज इम्पोर्टेंट, दैट इज इम्पोर्टेंट, हम किस मेथड के आधार पर, है ना, या किस कॉन्सेप्ट के आधार पर आगे बढ़ने वाले हैं, उसको आपको बिल्कुल स्पष्ट करना पड़ेगा। चॉइस ऑफ मेथोडोलॉजी फॉर डाटा कलेक्शन, ये देखिए, और जो रिसर्च हम करने जा रहे हैं, है ना, द रिसर्च विच वी आर गोइंग टू डू, which process, which method, sorry, which method we are going to choose। अलग अलग डाटा, है ना भाई, हमको डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा। तो डाटा कलेक्ट करने के लिए हमने कौन सी मेथड को फॉलो करना है, दैट इज इम्पोर्टेंट, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर क्या है, चॉइस ऑफ अ मेथोडोलॉजी
is also very very important. फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स स्टेप आपकी है चॉइस ऑफ अ मेथोडोलॉजी फॉर डाटा कलेक्शन। ये आपको ध्यान रखना है, चॉइस ऑफ अ मेथोडोलॉजी फॉर डाटा कलेक्शन। नेक्स्ट स्टेप आपकी है डाटा कलेक्शन। ये देखिए, फाइनली आपने मेथड्स भी चुन ली, है ना, और फिर आपने क्या करा, है ना, यहाँ पर देखिए आपको क्या है, डाटा कलेक्शन पे जाना पड़ेगा। फाइनली आपको डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा, या यू हैव टू कलेक्ट द डाटा। और फिर डाटा एनालाइज, चलो आपने डाटा भी कलेक्ट कर लिया, फिर डाटा कलेक्ट करने के बाद में आप क्या करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, इंटरप्रेटिंग द डाटा। ये देखिए, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द डाटा, यानी डाटा को क्या करेंगे आप, उसको एनालिसिस करोगे और उसकी व्याख्या करोगे और ये बताओगे कि आपकी जो रिसर्च प्रॉब्लम थी उसका इस तरीके से सॉल्यूशन है, इस तरीके से एक्चुअल में है, ये है, इस तरीके से आपको बताना पड़ेगा आपकी रिसर्च प्रॉब्लम को, वहां से एनालिस करके इंटरप्रेट करके अपनी जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसको एक थीसिस के रूप में एक मतलब कंक्लूजन, सॉल्यूशन नहीं मतलब कह सकते हैं, एक कंक्लूजन ड्रा करना है कि ये जो रिसर्च प्रॉब्लम है ये कारण है और ये इसका कंक्लूजन है आपको, इस तरीके से। तो ये 8 स्टेप्स हैं। 9 स्टेप्स क्या कह रही है, फाइनली रिपोर्टिंग एंड इवेल्युएटिंग रिसर्च। ये देखिए, बाद में जो है इसकी रिपोर्टिंग भी और इवेल्युएटिंग, बाद में यूनिवर्सिटी के द्वारा आपकी जो भी रिसर्च होती है उस पे, है ना, हम लोग रिपोर्टिंग, ये रिपोर्टिंग, इवेल्यूशन, ये सब कुछ होता है। और उसके बाद में कम्युनिकेटिंग द रिसर्च फाइंडिंग्स एंड पॉसिबली रिकमेंडेशंस। ये देखिए, है ना, तो वहां से ये स्टेप होती है, जो भी आपकी रिसर्च है उसके ऊपर, आपके ऊपर क्या है, आपकी जो रिसर्च फाइंडिंग्स है उसके ऊपर कम्युनिकेशन होगा। और कुछ अगर मान ले कोई सुझाव है, रिकमेंडेशन है, उसमें चेंजेस की आवश्यकता है, तो आपको क्या किया जाएगा, आपको जो है रिकमेंड किया जाएगा। तो ये सारी स्टेप को आपको याद रखना है। पहली स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, दूसरी स्टेप है लिटरेचर रिव्यू, तीसरी स्टेप है आपकी स्पेसिफाइंग द पर्पस ऑफ रिसर्च, डिटरमाइन स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चन, ये सब है ना, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो हो गया। अब एक इसमें आता है रिसर्च में हाइपोथेसिस, एक आता है हाइपोथेसिस। हैव यू एवर हर्ड द नेम ऑफ हाइपोथेसिस? क्या आपने हाइपोथेसिस का नाम सुना है? Really? It is reality? Rituraj is saying something. I cannot speak on the. Okay. So you should complain. You should go for complaint. Hmm. There will be a system. You should go for complaint. चलिए, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब ये है, ऋतुराज यू शुड गो फॉर कंप्लेन, आपको, है ना, बट समटाइम इट हैपेंस, है ना, आप लोगों को कई बार, है ना, स्टूडेंट करता है और बाद में स्टूडेंट ही उलझ गया, है ना, तो ये चीजें भी रहती हैं, देखना उसको, आपके पास समय हो, सब कुछ हो तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज सिस्टम से आजकल लड़ना बड़ा कठिन काम है। ठीक है, चलिए। हाइपोथेसिस क्या है? परिकल्पना, बिल्कुल सही कहा आपने हिंदी में। हाइपोथेसिस का मतलब ये है कि हमने पहले से ही एक कुछ हमने एक वो बना लिया, परिकल्पना कर ली, कि हमने परिकल्पना कर लिया कि ये ऐसा है और इसको ऐसा मतलब इस तरीके से, और यही, और फिर हमने उसको क्या करना है, रिसर्च में साबित करना है। यू हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव इन आवर रिसर्च, वी हैव टू प्रूव इन आवर रिसर्च, है ना, हाइपोथेसिस। तो ये क्या है, पहले से ही प्री डिसाइडेड होता है, मतलब पहले से ही हम एक प्री अनुमान लगा लेते हैं, प्री एजम्पशन लगा लेते हैं, और फिर बाद में उसका उसी से संबंधित डाटा और ये सब लेकर आते हैं, और फिर वैसा हमने जो परिकल्पना करी थी वो डाटा के माध्यम से उसको साबित करते हैं, वी प्रूव दैट, है ना। ना इट इज ओनली, इट इज जस्ट, इट इज नॉट इमेजिनेशन, बट वी कैन से दैट इट इज अ काइंड ऑफ प्रिडिक्शन,
इट इज काइंड ऑफ प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन मीन्स भविष्य हम बोलते हैं ना, इट इज काइंड ऑफ प्रिडिक्शन विच कैन बी प्रूवन in which can be proven in future with the help of data, with the help of research problem, with the help of you can say analysis, with the help of evaluation of data। ठीक है, समझ में आ रहा? तो आइए देखिए क्या होता है हाइपोथेसिस, क्या कह रहा है देखो। A hypothesis is a specific testable prediction। ये देखिए क्या होता है ये स्पेसिफिक टेस्टेबल, टेस्टेबल का मतलब जिसको साबित किया जा सके, जिसको टेस्ट किया जा सके, ऐसा नहीं है ना टेस्ट अपन ले रहे हैं, वो नहीं है। टेस्टेबल मीन हियर, टेस्टेबल मीन्स हियर, टेस्टेबल मीन्स टू क्या बोलते हैं, जैसे हम लैब में साबित करते हैं ना, टू प्रूव, है ना, टेस्ट करना उसको। और दूसरा प्रिडिक्शन है, कैसा स्पेसिफिक टेस्टेबल प्रिडिक्शन है, रियल है, ऐसा नहीं कि कुछ भी परिकल्पना हवा में हमने तीर चला ली, ऐसा नहीं। It describes in concrete terms what you expect, आप क्या expect कर रहे हैं, will happen in a certain circumstances। यस, यानी कहने का मतलब ये है, ये एकदम कॉन्क्रीट टर्म्स हैं, आप कह सकते हैं। यानी ये आप जो उम्मीद कर रहे हैं, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें आप जो आपने जो जो एक्सपेक्ट किया है, उसमें आप ये बताएंगे कि ये सर्टन सर्कमटेंसेस रहेंगे तो ऐसा होगा। हमको मान ले ये बताया कि जब पानी जो है ना, आपने आपने पहले कल्पना आपने लिख दी, आपने लिखा कि वाटर बॉइल्स, ये है ना, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, आपने लिख दिया, आपने हाइपोथेसिस कर ली। रियलिटी बता रहा हूँ, ये तो साइंटिफिक प्रूवन है, लेकिन जब शुरू में कहीं ना कहीं जब फर्स्ट टाइम हुआ होगा, मान ली किसी साइंटिस्ट ने ये सब किया होगा, तो पहले तो उन्होंने लिखा, पहले उन्होंने बताया लोगों को, या घर पे पहले प्रैक्टिस भले करी होगी जैसा भी। फिर उन्होंने क्या करा कि उसको है ना, उसको पानी कहीं पर भगोने में भी लिया जाता है, फिर उसको आग पे रखा जाता है, और फिर बाद में उसके टेम्परेचर को काउंट किया जाता है। 100 डिग्री पर जाके क्या है वो, है ना, उबलने लगता है, तब फिर वो प्रूवन होता है। यानी वो क्या था, वो स्पेसिफिक लक्ष्य था, टेस्टेबल था, और प्रेडिक्शन था। वो प्रेडिक्शन क्या हुआ, डाटा के माध्यम से और सर्टेन सर्कमटेंसेस में, है ना, क्या है वो सही साबित हुआ। तो ये हाइपोथेसिस होती है ना, which we imagine, which we predict, and that is going to be proven in next future, in near future, with the help of appropriate data। अब यहाँ पर देखिए, a hypothesis is used in an experiment। A hypothesis is used in an experiment to define the relationship between two variables। ये देखिए, ये ध्यान रखना, two variables क्या है, एक्सपेरिमेंट के लिए ये यूज की जाती है। और रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स का मतलब ये होता है, हाँ, यस यस यस, बिल्कुल यस सुनील, आप है ना, यस आप बिल्कुल सही है। मान लीजिए वन वेरिएबल है और ये टू वेरिएबल है। वन वेरिएबल में आपने क्या किया, आपने बताया अभी कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, आपने कह दिया ये वन वेरिएबल है। तो नहीं, किसी ने कहा कि नहीं, हम तो जो है 50 डिग्री पे भी उबाल देंगे, है ना, किसी ने कहा हमने 70 डिग्री पर उबाल, है ना, जो है 70 डिग्री सेल्सियस पर हम उबाल देंगे। तो ये अलग अलग परिस्थितियां आपकी, मान ले किसी ने 50, किसी ने 60, किसी ने 70, किसी ने 80, ये अलग अलग परिस्थितियां हमने तैयार करी। लेकिन जिसको प्रूव करना था वो जानता था, उन्होंने क्या करा, है ना, प्रॉपर वही आग का और ये सब व्यवस्था करी, और फिर बाद में जो है 100 डिग्री सेल्सियस उसको रियल रियल टाइम में गर्म किया और वो उबलने लगा। तो ये प्रूवन हो गया, है ना। ये केवल क्या थी, प्रिडिक्शन। तो प्रिडिक्शन को हम क्या है, दो वेरिएबल्स होते हैं, दो वेरिएबल्स होते हैं, तो एक वेरिएबल्स को क्या कर देते हैं, हम स्टेबल कर लेते हैं। उसकी तुलना में हमारा जो रिसर्च है वो प्लस माइनस ऊपर नीचे ये होता रहेगा। एक फिक्स कर लिया हमने, एक वेरिएबल को, एक वेरिएबल को हमने क्या कर लिया, फिक्स कर लिया। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए। द पर्पस ऑफ अ हाइपोथेसिस इज टू फाइंड द आंसर टू क्वेश्चन। यही है पर्पस, यानी जो क्वेश्चन होते हैं उसके आंसर को फाइंड करना। द पर्पस ऑफ अ हाइपोथेसिस इज टू फाइंड द आंसर टू अ क्वेश्चन, यानी जो हमारा पर्पस है हाइपोथेसिस का वो क्या है, क्वेश्चन के आंसर को फाइंड करना है। ये देखिए, अ फॉर्मलाइज्ड हाइपोथेसिस विल फोर्स अस टू थिंक अबाउट व्हाट रिजल्ट्स वी शुड
लुक फॉर इन एन एक्सपेरिमेंट। ये देखिए, a formalized hypothesis will force us to think about what result we should look for in an experiment। यानी जो फॉर्मलाइज्ड हाइपोथेसिस होती है उसमें हम क्या करते हैं कि हमें क्या रिजल्ट मिलने वाला है, मिला नहीं अभी, अभी मिला नहीं है, क्या रिजल्ट मिलने वाला है, हमें क्या मिल सकता है, इसके ऊपर बात होती है। वो रिजल्ट बहुत है ना, और वो रिजल्ट होता है आपके फिक्स डाटा के आधार पर। यानी एक तरीके से ये बिना हाइपोथेसिस के रिसर्च इम्पॉसिबल है। आपको फर्स्ट आपको क्यों, उससे क्या होगा कि आपकी जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसमें आपकी रिसर्च प्रॉब्लम स्पेसिफिक हो जाती है। कैसे हो जाती है, आपका जो रिसर्च प्रॉब्लम जो है फिक्स दायरे में आ जाती है ना, स्पेसिफिक हो जाती है। और उसके आधार पे फिर जो है हम लोग उसके आधार पे हम लोग जो है इन फ्यूचर हम लोग उसको प्रूवन करते हैं। ठीक है। तो a formalized hypothesis will force us to think about what results we should look for in an experiment। फिर क्या है, द फर्स्ट वेरिएबल इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट। ये देखिए, मैंने कहा ना स्टेबल होता है और इंडिपेंडेंट होता है। पहला जो वेरिएबल होता है वो है नहीं, पहला वेरिएबल क्या होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है। दिस इज द पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट दैट कैन बी चेंज्ड एंड टेस्टेड। है ना, दिस इज द पार्ट ऑफ, और ये जो वेरिएबल होता है ये क्या है, ये एक्सपेरिमेंट का पार्ट होता है जिसको बाद में चेंज किया जा सकता है, टेस्ट किया जा सकता है। देखिए, द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैपन फर्स्ट एंड कैन बी कंसिडर्ड द कॉज ऑफ एनी चेंजेस इन द आउटकम। है ना, यानी जो आउटकम होगा, जो भी होगा, ये इसमें इसमें जो भी परिवर्तन होगा उसके आधार पे हमें पता चलेगा कि क्या परिवर्तन हुआ, और फिर हम उसके आधार पे आउटकम डिसाइड करते हैं। द आउटकम इज कॉल्ड द डिपेंडेंट वेरिएबल। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो आउटकम होता है ना, मान ले, ठीक है, आपने आपने कोई भी रिसर्च, आपने कैरेक्टर्स, है ना, आपने बताया कि किसी भी लिटरेचर में कोई भी आप ले लीजिए, चाहे विजय तेंदुलकर जी हो, चाहे आप कोई भी, है ना, उसमें हमने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को बताना है, वुमेन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को बताना है। ठीक है ना, कि ये इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों है महिलाओं को, है ना, ड्रामा में, नॉवेल में। आपने उसका कोई भी एक पैरामीटर्स तय कर दिया, है ना, आपने एक डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपने यहाँ पर क्रिएट कर लिया। फिर आपने उनके बहुत सारे बुक्स पढ़ी, उनके वर्क पढ़े, नॉवेल पढ़े, है ना, ड्रामा जो भी है ना, उनको सबको पढ़ने के बाद में फिर हमें कुछ आउटकम निकल कर आए, है ना, जो आपका जो फिक्स वेरिएबल था कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, है ना, इन द वर्क्स ऑफ दिस एंड दैट। तो फिर आपका ये जो फिक्स था, और फिर आपने यहाँ पर लिख दिया था कि ये जो है ना, आपने हाइपोथेसिस बनाई कि ये तो पैट्रियार्की सिस्टम के कारण हो रहा है, इट इज हैपनिंग ओनली फॉर बिकॉज ऑफ पैट्रियार्की, यानी जो पुरुष प्रधान सोसाइटी उसके कारण हो रहा है। And sometimes woman itself is the responsible for you can say exploitation of the woman। यानी कई बार महिलाएं खुद भी महिला का उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार होती है। ऐसी कुछ आपने हाइपोथेसिस आपने बना ली दो तीन, है ना, आपने एक पेज में, ये आपने एक पेज में, है ना, इन अ वन पेज यू हैव मेड द हाइपोथेसिस। और फिर आपने उस पर्टिकुलर राइटर्स के बहुत सारे वर्क को आपने पढ़ा, और पढ़ने के बाद में फिर आपने रियलाइज किया कि जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं, है ना, उनको किस तरीके से वहां पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा। फिर आप देखते हैं कि बिल्कुल यहाँ पर पेट्रियार्की भी जिम्मेदार है, कई बार जो ओल्ड ट्रेडिशनल वुमेन होती वो भी जिम्मेदार है ना, कई बार महिला स्वयं भी अपने डिस्क्रिमिनेशन के लिए जिम्मेदार है क्योंकि वो अपोज नहीं करती है ना। तो ऐसे बहुत सारे आपने ये क्या है, ये आउटकम निकल कर आए, है ना। तो ये क्या था, ये पहला जो हाइपोथेसिस आपने जहां पर है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका था। लेकिन जो आउटकम निकल कर आ रहा है, ये आउटकम आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, ये सर नो अंडरस्टैंड, ये सर नो अंडरस्टैंड। चलिए, आपका ये बहुत सारा जो है पीएचडी कोर्स वर्क का चीज है, यहाँ पर आप पढ़ लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, हाइपोथेसिस क्या होना चाहिए हमेशा, एक्सप्लेन व्हाट यू एक्सपेक्ट टू हैपन। हाइपोथेसिस क्या होना चाहिए,
हाइपोथेसिस हमेशा वो एक्सप्लेन करना चाहिए जो आप क्या है, एक्सपेक्ट टू हैपन। ध्यान रखना वर्ड एक्सपेक्ट टू हैपन, यानी ऐसा होगा, अभी हुआ नहीं है। यानी हाइपोथेसिस में ये हम बताते हैं कि ऐसा होगा, इट विल हैपन। तो वो हमेशा हाइपोथेसिस क्लियरली बताना चाहिए कि कैसा होगा, ताकि हम एक सर्टेन सर्कमस्टेंसेस में उसको हम साबित कर सकें। बी क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल, ये देखिए बी क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल, है ना। ये देखिए क्लियर होना चाहिए, आपकी हाइपोथेसिस बहुत स्पष्ट और क्लियर होना चाहिए। बी क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल, अंडरस्टैंडेबल है ना, अंडरस्टैंड भी होना चाहिए। दूसरा बी टेस्टेबल, बी टेस्टेबल, उसको हम टेस्ट कर सके, उसको हम साबित कर सके, है ना, उसका टेस्ट अपन टेस्ट किया जा सके, ठीक है। दूसरा क्या है, बी मेजरेबल, जिसको हम माप सके, मेजर कर सके, बी मेजरेबल, है ना। आपने मतलब बिल्कुल ऐसी कल्पना कर ली कि जिसका कोई छोर ही नहीं है, ना अंत है ना आदि है ना, ना प्रारंभ है, तो आप कैसे उसको मेजर करेंगे। एंड कंटेन एन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, और उसमें क्या वेरिएबल होना चाहिए, डिपेंडेंट भी और इंडिपेंडेंट भी वेरिएबल्स होने चाहिए। अब देखिए बात आती है अगला जो पॉइंट है इसमें, डाटा का। रिसर्च में डाटा का बहुत बड़ा रोल होता है। व्हाट डू यू मीन बाय डाटा, आपने मोबाइल डाटा आप लोग बोलते हैं, इतना डाटा बचा है, दिस मच डाटा इज रिमेनिंग, यू टेल। व्हाट डू यू मीन बाय डाटा? Data means the hypothesis which you have decided, and now you have to prove the hypothesis in future what will happen. So you need some datas, है ना। So with the help of the data you can prove. आपको डाटा चाहिए, जैसे मैंने आपको यहाँ पर नाम लिया था कोई राइटर का, और फिर मैंने कहा कि आपने किताबें पढ़ी, आपने उसके ऊपर रिसर्च पढ़ी, तो ये क्या है, ये सब डाटा है, ये सब क्या है, डाटा है। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर डाटा कैन बी डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। डाटा कैन बी डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, है ना। क्या है डाटा, क्या है, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, यानी फैक्ट का कलेक्शन। फिगर्स आर एनी अदर रिलेटेड मटेरियल, किसका कलेक्शन है ये, collection of facts, figures, or any other related material which has the ability to serve as the information for the basic study and analysis। ये देखिए बेसिक स्टडी और एनालिसिस के लिए क्या ये सूचना के रूप में काम करता है। स्टूडेंट ध्यान रखना, डाटा एक इंफॉर्मेशन है ना, जो क्या करती है, तो क्या है, ये फैक्ट्स है, फिगर्स है या रिलेटेड मटेरियल है जो हमारे लिए इंफॉर्मेशन का काम करता है, बेसिक स्टडी के लिए और एनालिसिस के लिए। समझ में आ रहा, यस और नो? हाँ, इन हिंदी चर, बिल्कुल। वेरिएबल नहीं, वेरिएबल को चर कहते हैं, यस। वेरिएबल वेरिएबल की बात कर रहे हैं ना, ठीक है ना। और अब देखिए यहाँ पर, इट मस्ट बी केप्ट इन माइंड दैट डाटा कैन बी ईदर ओल्ड इन नेचर और इट मे बी द करेंट वन, है ना। तो डाटा नेचर में ओल्ड भी हो सकता है और करेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो इट मस्ट बी केप्ट इन माइंड दैट डाटा कैन बी ईदर ओल्ड इन नेचर और इट मे बी द करेंट वन। ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। डाटा समझना है, डाटा क्या है, डाटा यानी क्या है, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, फिगर्स और एनी अदर रिलेटेड मटेरियल जो एक इंफॉर्मेशन का काम करता है बेसिक स्टडी और एनालिसिस करने में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, फॉर गेटिंग आंसर्स टू एनी ऑफ द क्यूरीज दैट आर मेड डाटा रिलेटेड, है ना। 5 मिनट्स के लगभग क्लास है ना, 5 to 7 मिनट्स हम लोग और क्लास रन करेंगे। देखो, फॉर गेटिंग आंसर्स टू एनी ऑफ द क्यूरीज दैट आर मेड डाटा रिलेटेड टू द क्वेश्चंस और द क्यूरियर इज वेरी मच नीड। ये देखिए, फॉर गेटिंग आंसर्स टू एनी ऑफ द क्यूरीज, यानी जो भी आपकी क्यूरीज होती हैं, है ना, देट आर मेड डाटा रिलेटेड, यानी रिलेटेड टू द क्वेश्चंस, यानी जो डाटा है, आपकी जो क्यूरीज होती हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं, है ना, वो आपके काम का है। बहुत सारा, मान ले किसी बुक में लिखा हुआ है, कोई ड्रामा में बहुत सारे कैरेक्टर है, मेल कैरेक्टर है, फीमेल कैरेक्टर है, उनकी अपनी वो है ना समस्याएं हैं, मेल की अपनी है, महिलाओं की अपनी है। हमने बात करना है सिर्फ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे, तो हमें किसके साथ में स्पेसिफिक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है वो पार्ट हमको देखना है। तो यही है यहाँ पर, डेटा मेड डाटा रिलेटेड टू द क्वेश्चंस
आर द क्यूरीज इज वेरी मच नीडेड। फिर क्या कह रहा है, डाटा एक्ट्स एज द बैकबोन, ये देखिए बैकबोन का काम करता है डाटा, डाटा एक्ट्स एज द बैकबोन फॉर द एनालिसिस, सो इट कैन बी सेड दैट नो क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड विदाउट द डाटा। ये देखिए मतलब आपके ये एनालिसिस करने के लिए जो हाइपोथेसिस आपने बनाई है, जो आपका टाइटल है, जो थीसिस है, जिस एरिया में आप लोग जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसमें आपको एनालिसिस करना है, तो बिना डाटा के पॉसिबल नहीं है। ये बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है ना। और that no question can be answered without the data, बिना डाटा के कोई भी क्वेश्चन का आंसर हम नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये आपने पहचान लिया डाटा। डाटा का मतलब यहाँ पर ये है कि मान लें आपने कोई रिसर्च लिटरेचर में आपने एक जो राइटर लिया, तो उस राइटर की बुक्स हो सकती है, उसके ऊपर और भी कोई क्रिटिसिज्म जो लिखा हुआ है वो हो सकता है। ऐसा डाटा कलेक्शन की बात करते हैं हम लोग। देखिए डाटा कलेक्शन में क्या हो रहा है, after the selection of a proper research design, after the selection of a proper research design, चलो आपने डाटा पहचान लिया, अब डाटा कलेक्शन। रिसर्च सिलेक्शन ऑफ अ प्रॉपर रिसर्च डिजाइन, a research problem is selected, followed by a finalized plan of action। ये देखिए आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ अ प्रॉपर रिसर्च डिजाइन, a research problem is selected, है ना, फॉलोड बाय अ फाइनलाइज्ड प्लान ऑफ एक्शन। है ना, आपने क्या करा, रिसर्च प्रॉब्लम को आपने सिलेक्ट किया और जो क्या है प्लान ऑफ एक्शन, उसके ऊपर किस तरीके से आगे बढ़ोगे, है ना, उसको फाइनलाइज करते हुए। आफ्टर ऑल दीज स्टेप्स कम्स द स्टेज इन, यानी आपने रिसर्च प्रॉब्लम भी आपने तय कर ली और किस प्लान ऑफ एक्शन, क्या प्लान, क्या मेथोडोलॉजी, हमने सारी देखी अभी जो स्टेप्स है ना, रिसर्च में कौन कौन से स्टेप्स है वो, तो क्या प्लान है आपका। आफ्टर ऑल दीज स्टेप्स कम्स द स्टेज इन्वॉल्विंग द कलेक्शन ऑफ डाटा। दिस डाटा इज रिक्वायर्ड, है ना, ये देखिए यहाँ है ना फुल स्टॉप, दिस द डाटा, दिस डाटा इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द वेरियस फेज ऑफ स्टडी। ये है आपको डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा आपको, है ना, बिना डाटा कलेक्ट किए आप कैसे अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को आप कंक्लूजन तक जाएंगे। यानी जो भी आपकी रिसर्च प्रॉब्लम है उसका कोई कंक्लूजन ड्रा करना है तो आपको क्या है, डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा। गॉट इट, ठीक है, यू हैव टू कलेक्ट द डाटा, एवरीवन इज अंडरस्टैंड। चलिए अब ये देखिए, द बेसिक डाटा हैज अ डायरेक्ट इफेक्ट, ये देखिए द बेसिक डाटा हैज अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द आंसर्स टू द वेरियस क्वेश्चंस एंड हेंस the source of the data is very much important as it provides the necessary information। ये देखिए बेसिक डाटा हैज अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द आंसर्स, यानी जो बेसिक डाटा होता है हमारा, है ना, या अब देखिए बेसिक का मतलब है, अभी देखेंगे हम लोग, बेसिक डाटा होता है उसका सीधा सीधा इफेक्ट होता है हमारे आंसर्स के ऊपर। आंसर्स का मतलब है जो हमने क्वेश्चंस, बहुत सारे वेरियस क्वेश्चंस हमने जो फाइनल करे थे, उसका आंसर हमें कई बार सीधा सीधा बेसिक डाटा से मिल जाता है। एंड हेंस द सोर्स ऑफ द डाटा इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एज इट प्रोवाइड्स द नेसेसरी इंफॉर्मेशन। और इसलिए हम किस सोर्स से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो बहुत मायने रखता है। स्टूडेंट आप इसको एक बार दो बार जरूर इस वीडियो को देखना, आपको समझ में आएगा, कई बार मिस हो जाती चीजें। कहने का मतलब है जो बेसिक डाटा होता है वो आपके जो क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर निकालने में बहुत मददगार होता है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि हमें डाटा हम कहाँ से ले रहे हैं वो सोर्स बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि नेसेसरी इंफॉर्मेशन हमको यहीं से मिलती है। अब वेरियस, अब देखिए कौन कौन से सोर्स हैं, द वेरियस सोर्सेस ऑफ द डाटा कैन बी समराइज्ड एज, अब देखिए क्या क्या सोर्स हैं, आइए देखते हैं क्या क्या सोर्स है, देखिए, ठीक है। पहला सोर्स देखिए प्राइमरी सोर्सेस, ये देखिए प्राइमरी सोर्सेस, पहला सोर्स है प्राइमरी सोर्स। पढ़ा आप लोगों ने प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेस, हैव यू एवर हर्ड द नेम ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेस। देखिए हम लोग बिना टाइम पास किए, मैं हर स्लाइड हर पॉइंट में आपको मैं सारी चीजें बता रहा हूँ, आपका जितना भी टाइम आप लोग यहाँ दे रहे हैं, है ना, आपका टाइम जो है बेहतर तरीके से यूटिलाइज हो, ठीक है। चलिए, तो प्राइमरी सोर्सेस आप नाम से ही पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है आपका प्राइमरी सोर्सेस क्या होता है। देखिए
These uh, these type of the sources related to the first hand sources are the original sources at the hands of a researcher, which is not collected in the past, कहने का मतलब ये है, ये प्राइमरी सोर्सेस आपके वो है जो सीधा सीधा फर्स्ट हैंड है। यानी आपने मान लिया आपने शशि देश पांडे जी की या आपने जो है गिरीश कर्नाड जी का कोई वर्क है उसको लेकर रिसर्च करना, तो उनकी जो मौलिक किताबें होती हैं वो आपका प्राइमरी सोर्स हो जाएगा, है ना। मतलब उसको वापस रिसर्च नहीं किया गया है, जो प्राइमरी सोर्स है वो क्या हो जाएगा आपका, वो आपका क्या हो जाएगा, क्या कह सकते हैं हम, वो आपका प्राइमरी रिसोर्स हो जाएगा। ठीक है, ये है। आगे देखते हैं। Collection of the primary data can be done with the help of the principal sources of the observation and also the survey। ये देखिए, अब बहुत सारे इसके पैरामीटर, बहुत सारे इसकी स्टेप्स हैं प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने के लिए। क्या क्या है, ऑब्जर्वेशन हम कर सकते हैं, सर्वे हम कर सकते हैं, है ना। ये सारी जो है स्टेप्स हैं जिसके माध्यम से हम प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करते हैं। Primary data in very simple and general language can be defined as the first hand information related to any type of research that has been gathered or collected by the researcher or by any of his assistant or an agent। ये देखिए, है ना, that has been gathered or collected by the researcher or by any of his assistant or an agent। ये देखिए, है ना, फर्स्ट हैंड यानी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एनी टाइप ऑफ द रिसर्च, है ना। बिल्कुल पहली पहली बार में उसने जो कलेक्ट किया है प्राइमरी डाटा में, है ना, वो है दैट हैज बीन गेदर्ड और कलेक्टेड बाय द रिसर्चर, यानी स्वयं उसको रिसर्चर ने खुद कलेक्ट किया है, और बाय एनी ऑफ हिज असिस्टेंट और एन एजेंट, या उसका जो असिस्टेंट या एजेंट के द्वारा, है ना। अच्छा देखिए, हमने जो राइटर है उसकी बुक और हमने बात करी, उसके ऊपर जो रिसर्च वो आई है वो देख लिया। अब उसके बाद में हमने मान ले कोई गवर्नमेंट की कोई रिपोर्ट है, किसी और का कोई एनालिसिस किया हुआ अगर वर्क है, कोई थर्ड पर्सन ने कोई उस पर रिसर्च का वर्क है ना, है ना, कोई रिपोर्ट हो गई गवर्नमेंट की या कोई कमेटी की रिपोर्ट, आयोग की रिपोर्ट हो गई, है ना, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, यूएनओ है या और भी रिपोर्ट, तो वो क्या हो जाएगा आपके लिए, किसी और का डाटा है, वो आपका नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, वो सेकेंडरी हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको देखना है। ये देखिए, दिस टाइप ऑफ द डाटा हेल्प्स इन द ओरिजिनल इन्वेस्टिगेशंस एंड ऑब्जर्वेशंस which automatically further leads to the achievement of the various useful and meaningful results। तो ये जो डाटा होता है ये हमें मदद करता है ओरिजिनल इन्वेस्टिगेशंस में, ऑब्जर्वेशंस में, और क्या है जो हमको जिस मीनिंगफुल रिजल्ट्स लाने के लिए हमें ये मदद करता है। ठीक है, तो इसमें जो है मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ द प्राइमरी डाटा को कैसे कलेक्ट करना है, इसकी मेथड्स क्या होती है, इसको हम जो है कल देखेंगे। आज के लिए इतना काफी है ना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू स्टूडेंट। आपको बहुत कम से कम समय में आपको बहुत सारा डाटा मिल जाता है। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू, बाय, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।